दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो सीरीज़ के साथ आए हैं जिसमें हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड क्या है। आए दिन आपने म्यूचुअल फ़ंड का नाम तो सुना है, टीवी पे, एडवर्टीज़मेंट पे, ऑनलाइन एडवर्टीज़मेंट पे आपने म्यूचुअल फ़ंड का नाम सुना है, पर आप ये नहीं जानते कि ये काम कैसे करता है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा म्यूचुअल फ़ंड क्या है, ये काम कैसे करता है, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, फ़ंड मैनेजर कौन है, म्यूचुअल फ़ंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकता है, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने का सही समय क्या है। साथ ही मैं आपको 3 ऐसे एप्लीकेशन बताऊंगा जिनके ज़रिए आप अपनी म्यूचुअल फ़ंड जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। भारत में इन्वेस्टमेंट और सेविंग को शुरू से ही प्राथमिकता दी गई है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का ही एक ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप स्टॉक, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक स्कीम की तरह काम करता है जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जारी करती हैं, और यही एसेट मैनेजमेंट कंपनियां पब्लिक से मनी भी इकट्ठा करती हैं। इकट्ठे किए गए मनी को ये स्टॉक्स में, गोल्ड में और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करती हैं। जैसे जैसे इन्वेस्ट किए गए मनी का प्राइस बढ़ता है, उसी तरह कस्टमर को दिए गए म्यूचुअल फंड यूनिट्स का प्राइस भी बढ़ता चला जाता है। इसे एक अच्छे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 100 लोगों से 1-1 हज़ार रुपये कलेक्ट किए, उसके पास टोटल 1 लाख रुपये हो गए। अब इस 1 लाख रुपये से एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 10 कंपनी के 1-1 शेयर्स खरीद लिए। अब इस 10 शेयर्स को ये 100 लोगों में तो बांट नहीं सकती। अब वो क्या करेगी कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी। जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उसे उसी प्रोपोर्शनली में म्यूचुअल फंड के यूनिट से लॉट कर दिए जाएंगे। अब आप बोलेंगे कि यूनिट क्या है। मान लीजिए किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 1 लाख रुपये इकट्ठा किए पब्लिक से। हमारे केस में 1 लाख रुपये को हम उदाहरण के रूप में मान के चल रहे हैं। 1 लाख रुपये पब्लिक से उसने इकट्ठा किए। अब उस 1 लाख को वो 10,000 हिस्सों में बांटेगी। 10,000 हिस्सों में बांटने के बाद वो पर एक यूनिट का प्राइस, जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसका प्राइस होगा 10 रुपये। इसी 10 रुपये को जिसने जितना इन्वेस्ट किया है वो सबसे छोटी यूनिट को वो प्रोपोर्शनली इशू कर देगी। सपोज़ किसी ने अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो उसे 100 यूनिट अलॉट कर दिया जाएगा। और ये 1 लाख रुपये मार्केट में इन्वेस्ट किया गया है, वो जिसका प्राइस जैसे जैसे मार्केट में बढ़ता चला जाएगा उसी प्रोपोर्शनली में वो जो 10 रुपये का हमारा सबसे छोटा हिस्सा यूनिट है उसका भी प्राइस बढ़ता चला जाएगा। इसी जो सबसे छोटे हिस्से यूनिट का प्राइस है उसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, जो मार्केट लिंक्ड होता है। और हर दिन म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपने नेट एसेट वैल्यू को प्रकाशन में लाना पड़ता है। भारत में म्यूचुअल फंड 3 स्ट्रक्चर फार्मूला पे काम करता है, जिसमें पहला है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर वो होता है जो म्यूचुअल फंड की शुरुआत करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्पॉन्सर बन सकता है। आपने रात में सोचा कि चलो एक म्यूचुअल फंड की शुरुआत करते हैं और सुबह आप स्पॉन्सर बन गए और एक म्यूचुअल फंड कंपनी शुरू कर दी। आप ऐसा नहीं कर सकते। स्पॉन्सर बनने के लिए सेबी, जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, उसके द्वारा ज़रूरी परमिशन आपको लेनी पड़ती है। उसके एक लेट डाउन गाइडलाइन पूरी बनी हुई है। उस गाइडलाइन को फुलफ़िल करने के बाद ही आप स्पॉन्सर बनने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। स्पॉन्सर बनने का एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद ही आप किसी म्यूचुअल फंड में स्कीम या म्यूचुअल फंड कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। स्पॉन्सर का अप्रूवल मिल जाने के बाद स्पॉन्सर एक ट्रस्ट बनाती है और ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करती है। इस ट्रस्ट का मुख्य काम होता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करती है, ये किसी भी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो जिसे इन्वेस्टर के इंटरेस्ट पे रिस्क आए, और किसी भी इलीगल एक्टिविटी में ना हो जिसे इन्वेस्टर के जो डिपॉजिट्स हैं, जो इन्वेस्ट मनी है, उस पर किसी तरह का रिस्क आए। और इसमें तीसरा स्ट्रक्चर है एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ। स्पॉन्सर ही एसेट मैनेजमेंट कंपनी को क्रिएट करती है और एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने इन्वेस्टर से मनी इकट्ठा करती है और इन्वेस्ट करती है। लेकिन के लिए आप समझिए HDFC बैंक एक स्पॉन्सर है, HDFC म्यूचुअल फंड का। HDFC बैंक स्पॉन्सर HDFC ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी एक ट्रस्ट है, एंड HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी है जो HDFC म्यूचुअल फंड को के सारे फंड्स को रिलीज़ करती है। आप इसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनियां ही म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती हैं, पब्लिक से मनी कलेक्ट करती हैं और इन्वेस्ट करती हैं। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी हर फंड के लिए अपना एक फ़ंड मैनेजर अपॉइंट करती है।
जो ये निश्चित करता है कि पब्लिक से इकट्ठा किए गए मनी को में कितना परसेंट स्टॉक्स में, इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना है, कितना परसेंट गोल्ड में इन्वेस्ट होगा, रियल एस्टेट में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैश के फॉर्म में हम कितना रखना है। जो डिसीजन है वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ में लेता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज़ किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने किसी स्कीम में 1 लाख रुपये लोगों से इकट्ठा किए। अब उस 1 लाख में 75,000 रुपये इक्विटी में इन्वेस्ट होंगे, 20 रुपये आपके गोल्ड में इन्वेस्ट होंगे और 5 रुपये कैश के फॉर्म में रखे जाएंगे। अब गोल्ड और कैश के फॉर्म में जो रखें उसमें रेगुलेटरी गाइडलाइन के कारण कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो 75 रुपये आपके इक्विटीज़ के रूप में रहे हैं उसे फंड मैनेजर अपने विवेक पे मार्केट सिनारियो को देखते हुए बदलता रहता है। जैसे अगर सपोज़ उसने किसी सेक्टर में लगाया, वो सेक्टर अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस सेक्टर से वो स्विच करेगा, दूसरे फंड्स में एलोकेट करेगा। वो मार्केट सिनारियो के अकॉर्डिंगली फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिप्शन पे उसे चेंज करता है। और जैसे जैसे आपका इन्वेस्ट किया हुआ, फंड मैनेजर का इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट, जैसे हमारे केस में जो 1 लाख रुपए है वो बढ़ता चला जाता है, उसी तरह म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के भी प्राइस प्रोपोर्शनली बढ़ते हैं। और इसी बढ़े हुए राशि, जो बढ़ा हुआ अमाउंट है, सपोज 1 लाख से बढ़ के वो 2 लाख या 1.5 लाख रुपये हो गया, तो हमारा जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो प्रोपोर्शनली इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जिसने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए उसे उसी प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिला, जिसने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किए या 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए उसे उसी प्रोपोर्शनली में रिटर्न मिला। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। हम SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, लम सम के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, SWP, STP, इन सारे के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। म्यूचुअल फंड स्कीम कई तरह के होते हैं। जो मेजरली पॉपुलर हैं, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड, सेक्टोरल फंड, फ्लैक्सी कैप फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड, इन सब पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आने वाले दिनों में। अभी हम टॉपिक पे वापस आते हैं। एक आइडियल इन्वेस्टमेंट वो होता है जो इन्फ्लेशन रेट को बीट करे, यानी जिसकी रिटर्न इन्फ्लेशन दर से ज़्यादा हो। अब आप बोलेंगे इन्फ्लेशन रेट क्या है? इन्फ्लेशन रेट वह रेट है जिस रेट पे नॉर्मल चीज़ों के दाम बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप पहले दूध 50 रुपये लीटर ले रहे थे, अब उसकी प्राइस 55 रुपये लीटर हो गई, तो ये जो 5 रुपये है, जो 5 रुपये बढ़ा हुआ प्राइस है, वो आपकी महंगाई है। और इससे अगर इसी को हम परसेंटेज टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं तो ये 5 रुपये हमारी महंगाई दर निकल के आती है। इन्वेस्टमेंट के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसमें पहला है फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, प्रॉपर्टी और स्टॉक्स। इन सब पे हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। फिक्स डिपॉजिट में जनरली हमें 7 से 8% रिटर्न मिल जाता है, और अगर महंगाई दर को कंपैरिजन में रख के कैलकुलेशन किया जाए तो महंगाई दर अगर 4 से 6% के आसपास रहती है तो नॉर्मल रिटर्न हमारा 2 से 3% के आसपास आता है। और अगर इसमें टैक्स कंपोनेंट भी माइनस कर दिया जाए तो कभी कभी ये रिटर्न माइनस में भी चला जाता है। तो FD हमारे लिए बहुत इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता है, इसलिए FD एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं माना जाता है। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो, मार्केट में किसी तरह की अनसर्टेनिटी बनी हुई है, लोग डरे हुए हैं, या किसी भी तरह एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर से मार्केट प्रभावित हो रहा है, जो ग्लोबल मार्केट है, इंडियन मार्केट है, वो प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन के सामने आता है। लेकिन अगर हम लास्ट 20 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो गोल्ड में हमें ऑन एन एवरेज 11% का रिटर्न मिला है, जो कि स्टॉक मार्केट से काफ़ी कम है। इसलिए गोल्ड भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं माना जा सकता। अब तीसरा ऑप्शन हमारे पास है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन इसमें भी 3 लिमिटेशन है। सबसे पहला है बिग टिकट साइज़। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए 20 से 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें तो आपके पास कम से कम 20 से 30 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप लोन लेके इन्वेस्ट करते हैं तो ब्याज, बैंक का जो इंटरेस्ट आप पे करेंगे और प्रॉपर्टी का जो प्राइस एप्रिसिएशन होगा, दोनों बराबर हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का रिटर्न नहीं मिलेगा। दूसरी लिमिटेशन है लीगल। प्रॉपर्टी में कई बार हम लोगों ने देखा है कि चीज़ें बहुत क्लियर ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाती। कभी लैंड डिस्प्यूट में प्रॉपर्टी फंस जाती है, इससे बहुत सारे लोगों को अपने जीवन भर की कमाई गंवानी पड़ जाती है। तीसरा लिमिटेशन है लिक्विडिटी। प्रॉपर्टी एक लिक्विडिटी के मामले में प्रॉपर्टी बहुत इसकी रैंकिंग काफ़ी लो है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट यानी बेचने में हमें नॉर्मली 6 से 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं। ये डिमांड और सप्लाई पे निर्धारित होता है और प्रॉपर्टी के प्राइस उसके लोकेशन, सराउंडिंग्स के पर निर्भर करते हैं, जो कि समय के साथ बदलता रहता है। तो प्रॉपर्टी भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, बट अगर आपके पास बिग टिकट साइज मनी इन्वेस्ट करने के लिए हो, लीगल कॉम्प्लिकेशन किसी तरह की ना हो, साथ में आपको लिक्विडिटी की कोई चिंता ना हो, तभी आप इसके एक इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं। अदरवाइज़ ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। चौथा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमारे पास बचा है, वो है स्टॉक। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू से ही कॉमन पीपल के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा है।
किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझना होगा, कंपनी के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को समझना होगा, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को समझना होगा, कंपनी का प्रोडक्ट कैसे है, वो कैसा काम कर रहा है मार्केट में, उसकी प्रेजेंस कैसी है, लोगों को ये पसंद आ रहा है या नहीं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। किसी कंपनी के पीयर्स या कम्पिटिटिव कैसा काम कर रहे हैं, उनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इस कंपनी से के कंपैरिजन में उस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कॉमन मैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि इन सब चीज़ों को वो कंसिडरेशन में ला सके, इन सब चीज़ों के लिए वो रिसर्च करे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी करे। इसलिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही है, बट सही स्टॉक्स को चुनना ये बहुत ही कठिन और या बोले जटिल काम है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर को जितनी भी तरह की एक्सपर्टीज़ गेन करने की ज़रूरत पड़ती है, वैसी किसी तरह की एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होती। म्यूचुअल फंड में आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ में सारा रिसर्च करता है, वो ये कंसिडरेशन में लाता है कि कौन सा स्टॉक्स, इस कंपनी के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं या पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी आगे भी अच्छा परफॉर्म करने की है, उनके बैलेंस शीट क्या है, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, वो उनके प्रोडक्ट का फ्यूचर कैसा है, इन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन आपका फंड मैनेजर ही करता है। ये डिसाइड करता है कि उस कंपनी में उसे इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करने के लिए म्यूचुअल फंड ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड के जरिए वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो हमें गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन म्यूचुअल फंड के जरिए मिल जाता है। अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो प्रॉपर्टी में भी वो म्यूचुअल फंड के जरिए इन्वेस्ट कर सकता है। और म्यूचुअल फंड बुरे से बुरे सिचुएशन में, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड कम से कम 5 से 7 साल के लिए रहते हैं तो इन्फ्लेशन, वो बुरे से बुरे सिचुएशन में भी इन्फ्लेशन को बीट करेगा। आपने ख़राब से ख़राब फंड मैनेजर एडवाइज़र आपको आपने सेलेक्ट कर लिया, ख़राब से ख़राब एडवाइज़र भी आपको, सब मार्केट का सबसे ख़राब म्यूचुअल फंड भी आपको अगर स्कीम सेल करता है और उसमें अगर आप बशर्ते 5 से 7 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो कम से कम आपको 10% का रिटर्न देगा, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए काफ़ी होगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कोई सही समय नहीं होता। सही समय वही होता है जब आपके पास पैसे हों, आपके पास लिक्विडिटी हो और आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों। लोग सही समय के इंतज़ार में जितना लॉस उठाते हैं उतना लॉस वो मार्केट में इन्वेस्ट करके नहीं उठाते। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जब मार्केट गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे, और जब मार्केट गिरता है तो वो सोचते हैं कि मार्केट अभी और गिरेगा तब इन्वेस्ट करेंगे, और जब फिर से मार्केट ऊपर चला जाता है तब ये सोचते हैं कि मार्केट फिर से गिरेगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय नहीं होता। सही समय वही है जब आपके पास पैसे हैं। इस उदाहरण से समझते हैं, जब कोविड आया बहुत सारे लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी की शुरुआत की, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोच के इन्वेस्टमेंट नहीं किए या इन्वेस्टमेंट का वेट किए कि अभी मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी है और मार्केट गिरा हुआ है, अभी और गिरेगा। इस इंतज़ार में वो इंतज़ार ही करते रह गए और मार्केट फिर से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। तो इन्वेस्ट करने का कोई सही समय नहीं होता। सही समय वही है जब आपके पास पैसे हैं। सही समय के इंतज़ार से अच्छा है आप एक निश्चित गोल के लिए इन्वेस्ट कीजिए। एक निश्चित गोल आपको सही समय भी प्रोवाइड करेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे आप अगर अभी प्लान कर रहे हैं कि 2 साल में मुझे एक 4 व्हीलर लेनी है, आप 4 व्हीलर के लिए इन्वेस्ट कीजिए। आप रिटायर एट 40 होना चाहते हैं, 40 की उम्र में आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, उसके लिए इन्वेस्ट। 40 की उम्र में आप घर लेना चाहते हैं, आप उसके लिए इन्वेस्ट कीजिए। बेटे की शादी, बेटी की शादी, बेटे की शादी, बच्चों की पढ़ाई, इसके लिए आप इन्वेस्ट कीजिए। इन सारे चीज़ों के लिए एक गोल बना के आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी और एक नियमित डायरेक्शन पे चलेगी। उदाहरण के लिए मैं 35 साल का हूँ और मेरी बेटी 2 साल की है। 20 साल के बाद मुझे एडुकेशन के लिए, उस समय मुझे जितने पैसे की ज़रूरत होगी उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज इन्वेस्टमेंट करूँगा। उस समय उस इन्वेस्टमेंट जो भी कॉर्पस मुझे मिलेगा उसकी क्या वैल्यू होगी उसको भी मैं कंसिडरेशन में रखूँगा। उस समय एडुकेशन का क्या कॉस्टिंग क्या होगा उसको भी मैं कंसिडरेशन में रखूँगा। इन सारे फैक्टर्स को मैं कंसिडरेशन में रख के अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करूँगा, ना कि मार्केट कब गिरेगा मैं उस समय इन्वेस्टमेंट करूँगा इसका इंतजार करूँगा। कुल मिला के बात यही है कि मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा रिस्क नहीं लेने में। म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल रेसिडेंट, HUF, नॉन इंडिविजुअल कंपनीज़, किसी भी को रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता। माइनर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपको आपकी KYC रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। एक बार आपकी KYC रजिस्टर्ड हो गई तो आप कितनी बार भी फ्रेश म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं दोबारा KYC करवाने की ज़रूरत नहीं होती। समय समय पे इसे बस अपडेट करते रहना आपको। जैसा वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं 3 ऐसे एप्लीकेशन बताऊंगा जिसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इनमें पहला एप्लीकेशन है KFinCard का KFinCard म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से आप फ्रेश KYC रजिस्टर कर सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो इस ऐप की मदद से आप अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस भी कर सकते हैं। हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन है माई कैम्प्स का माई कैम्प्स म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन की मदद से
आप फ्रेश एप्लीकेशन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं तो अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस भी कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में सिर्फ आप उन्हीं म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एनालिसिस कर सकते हैं जो म्यूचुअल फंड ऑलरेडी माई कैम्प्स पे रजिस्टर्ड। और हमारा लिस्ट में तीसरा नंबर पे आता है MF सेंट्रल, जो के फिनकार्ड और माई कैम्प्स के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। इस म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं तो अपने पोर्टफोलियो का एनालिसिस भी कर सकते हैं। इन तीनों म्यूचुअल फंड एप्लीकेशंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे जाके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस तरह के रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए मैं रंजन सिन्हा। हैव अ नाइस डे।